18 का पेपर, माध्यमिक का जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक का पेपर है मैथमेटिक्स का, उसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करने का। हालांकि हम अपने स्टूडेंट्स को पहले इसको करवा चुके हैं, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट से हम बोलेंगे कि इसमें जो कर भी लिया हो वो रिवाइज करें इसको, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करने के बाद ये कंफर्म होता है कि हम जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में हम कितना समय के अनुसार से सही आंसर कर पाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनको लगता है कि आता है तो वो छोड़ देते हैं, ये हम जानते हैं तो छोड़ देते हैं, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और ऐसे में फिर दिक्कत क्या होती है कि जब बाद में जब एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी वही क्वेश्चन आते हुए रहता है, लेकिन आंसर देने के समय में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी एक ही क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा बार रिपीट करते रहें। इससे क्या होगा कि उनका जो माने रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को बेटर करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम पहले बैचेज में भी बोलते रहते हैं कि एक मैथ को ज्यादा बार बनाइए। ठीक है, अनेक मैथ को बनाने के बजाय एक मैथ को ज्यादा बार बनाइए, 5 बार 6 बार। उससे क्या होगा, एक परफेक्शन आता है, उस परफेक्शन से हमारा आंसर देने का जो पैटर्न है स्पीडी होता है और जल्दी होता है। बोर्ड के एग्जाम में जैसे आप देखें कि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और हमको जितना टाइम मिलता है उस टाइम फ्रेम में हमको उसको कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि हमारा स्पीड भी हो और परफेक्शन भी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्वेश्चन माने ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है 1, 2 और 3 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन रहता है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें कि वार्षिक 10% साधारण सरल ब्याज, सरल ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज, बात एक ही है, दर से रुपया ए, मतलब मान दिया हुआ नहीं, ए रुपये का बी माह का जो है ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। मतलब एक तरह से मूलधन कितना हो गया, ए हो गया। तो पहले आंसर निकालने के पहले हम लोग समझ लें कि हमको पूछ रहा है ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब इंग्लिश में हम लोग इसको एसआई बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। एसआई मीन्स क्या हुआ, माने हालांकि आप लोग जानते हैं लेकिन हम लोग बार बार इसको रिपीट करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह को अच्छे से देखते चलना पड़ता है, एक बार रिमाइंड भी हो जाता है उसमें। एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज हो गया ये। आर का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का दर, ब्याज का दर। और टी मीन्स समय हो गया, पता ही है। तो अब यहाँ पर ये ब्याज निकालने बोल रहा है तो ब्याज पीआरटी होता है। मूलधन यहाँ पर कितना रुपया है, ए रुपया है, ए रख देते हैं। और समय कितना बोला है यहाँ पर, बी है। और दर कितना बोला है, 10%। दर मतलब आर के जगह पर हम लिख देते हैं 10%, समय के जगह पर लिख देते हैं बी और बाई 100 कर देते हैं। तो एक जीरो यहां से कटेगा तो ए और बी तो मान दिया ही नहीं, तो ए भी लिखा जाएगा, बाई 10 हो जाएगा, बस हो गया। अब इसमें से मिला लीजिए, पहला ही क्वेश्चन जो है आंसर के रूप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरिएशन साइन का क्वेश्चन है, वेरीज ये वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन साइन कहते हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक मैंने आपका अच्छा क्या होगा कि देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो साथ में ही होते चला जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि फटाक से खाली बना दिए, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उसके कुछ बात मिसिंग हो गया है, भूल गया है, तो उसको रिकवर कर लेना पड़ता है। पहले रिकवर करने के लिए हम उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत है उसको हम देते चले जाएंगे। ये वेरिएशन साइन होता है जिसको हम लोग हिंदी में भेद कहते हैं, कोई कोई इसको परिवर्तन कहता है। ठीक है, इसका ये साइन है, ये 2 प्रकार का होता है, हमने पिछले क्लास में, मैंने पिछले एक वीडियो में भी समझा दिया है। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट या सरल बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स। डायरेक्ट में जैसे मान लीजिए कि हमको ए और बी दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, और ए और सी मान लो इनवर्स में है तो उसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ए 1/c, इस तरह से लिखते हैं। हालांकि दोनों वेरिएशन साइन के मतलब एक ही होते हैं, मतलब लिखने का तरीका एक ही जैसा दोनों में होता है, इनवर्स में भी वही होता है और डायरेक्ट में भी वही होता है।
तो बराबर के बदले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये वाला साइन को हटा करके यहाँ बराबर, माने ये देखिए, ये वेरिएशन का साइन के बदले हम लोग क्या देते हैं, बराबर देते हैं, और एक अचर संख्या के रूप में हम कुछ लिखते हैं। वो अचर संख्या है, कहीं पर के हो सकता है, कहीं दूसरा भी हो सकता है। तो जो भी ये वेरिएशन साइन को हटाएगा तो उसके बदले में एक बराबर देगा और एक अचर देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एक्स वैरी करता है वाई का, ठीक है। अब अगर एक्स वैरी वाई का करेगा तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कि ये वाला को पहले बराबर करेंगे, अब बराबर करने के बाद कोई अचर संख्या लिख करके ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये समझिए कि जब भी कोई बराबर होता है तो हम दोनों तरफ पावर का बात अगर करें तो समान पावर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इधर में अगर 2 करेंगे तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, इधर 3 करेंगे तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, इधर 4 करेंगे तो इधर भी 4 करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बाकी सब में बराबर बराबर पावर नहीं है, सिर्फ इसमें ये वाला में बराबर है। तो इसका मतलब ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये वाला होना चाहिए। बट यहाँ पर और एक बार देख भी लेते हैं कि जैसे x बराबर के वाई है, अगर हम x पर पावर 2 करते हैं तो के वाई पर पावर भी 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर ये बराबर, अभी हम जो बोले यहाँ पर कि ये जो वेरिएशन साइन है, इस वेरिएशन साइन के बदले हम लोग क्या करते हैं, बराबर देते हैं और के देते हैं, और जहां भी बराबर और के को हटाएंगे उसके बदले में क्या देंगे, वेरिएशन साइन देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही तरह का मैटर हुआ। वेरिएशन साइन हटाएंगे तो बराबर और के देंगे, और कहीं भी बराबर के हटाएंगे तो हम वेरिएशन साइन देंगे। अच्छा, के का मतलब क्या हुआ कि अगर के अचर है तो इसमें पावर जितना भी हम कर दें या कोई अचर और उसमें गुना भी कर दें तो वो भी अचर होगा। तो देखिए, यहाँ के अगर अचर था, पहले से कांस्टेंट था, तो के स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और के स्क्वायर को यहाँ जब हटाएंगे और बराबर को हटाएंगे तो यहाँ पर फिर साइन ऐसा वाला बन जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन, चलिए। इसमें देखिए बोल रहा है एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। वृत्तस्थ चतुर्भुज, वृत्तस्थ चतुर्भुज का मतलब होता है वृत्त के अंदर स्थित चतुर्भुज। ये देखिए वृत्त है, इसके अंदर एक चतुर्भुज है। इसमें जब भी कोई एक चतुर्भुज होता है, ठीक है, उसमें गलती बन गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए वृत्तस्थ चतुर्भुज है, ये देखिए ये वाला एक वृत्त हो गया, यहाँ से ये वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है। इसका नाम दे लेते हैं कि चतुर्भुज कौन सा है, वृत्तस्थ। तो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। जैसे ये मान लेते हैं ए है, ये हो गया बी और सी, और यहाँ डी हो गया। इसमें कोण ए का जो वैल्यू है 100 डिग्री, हमने ये वाला कोण 100 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। तो पूछ रहा है सी कोण का मान। बहुत सिंपल इसमें होता है, अगर कोई जानते होंगे तब सिंपल रहेगा। क्या होता है कि जब भी कोई वृत्तस्थ चतुर्भुज का बात करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है, एक प्रमेय हम लोग का है कि उसमें विपरीत कोण जो होते हैं, ये वाला दोनों मिलाकर के 180 होता है। इसका मतलब विपरीत कोण इसमें कौन है, ए और सी विपरीत कोण है, इसको मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर ये वाला कोण 100 डिग्री है तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोण सी का मान होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट मीन 80 डिग्री। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये और हल्का क्वेश्चन है, साष्टिक पद्धति में इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान साष्टिक पद्धति में होगा। साष्टिक पद्धति का मतलब क्या हुआ, ये जो ऐसे दिया हुआ है क्या है, तो एक ये जो पाई में दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, ठीक है, या फिर इसको रेडियन भी बोलते हैं, रेडियन पद्धति। वृत्तीय पद्धति बोलेंगे या रेडियन पद्धति बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें यहां पर वृत्तीय पद्धति और रेडियन पद्धति में क्या दिया हुआ रहता है, वृत्तीय पद्धति में और रेडियन पद्धति में ये मान दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो ये है दिया हुआ 7 पाई बटे 12। अच्छा, वृत्तीय पद्धति में पाई रेडियन का जो होता है वो अगर डिग्री में बात करें, डिग्री में,
तो इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। यही मेन बेसिक फॉर्मूला है, एक तरह से इसमें समझ लीजिए, इसी को याद रखना है कि पाई रेडियन, सी जो लिखा हुआ है यहाँ पर रेडियन है, तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। अगर हम इसमें से एक रेडियन का बात करें तो 180 बटे पाई होगा। तो जहां भी पाई रेडियन लिखा हुआ है अगर कोण के रूप में, तो उसके जगह पर हम क्या मान रख देंगे, 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए 7 पाई बटे 12 है, तो 7 अब पाई का मान यहाँ पर एक तरह से रेडियन में है, तो इसको हम लिख देंगे 180 डिग्री। अब उसके बटे 12 करेंगे, इसको काट लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो हमारे समझ से कितना बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा ना। ठीक है, तो कितना बार कटेगा, 15 बार कटेगा, है ना। और 15 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना आंसर होगा। तो वो आएगा कितना, 105 आएगा ना, देख लीजिएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए है, एक घन की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ, घन की भुजा की लंबाई दिया हुआ कितना, इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, और उसमें कर्ण की लंबाई डी है। तो डी और ए में, ए और डी में क्या फॉर्मूला बनेगा ये पूछ रहा है, आपस में क्या रिलेशन होगा। पहली बात तो समझिए कि जो घन है, जैसे ये घन है, इसकी एक भुजा की लंबाई यदि रूट ए रहे, ये वाला रहे रूट ए, ठीक है, तो ऐसे में एक भुजा ये रूट ए है, जगह भर गया था तो हटा दिया इसको। अच्छा देखिए यहाँ पर ये पहले समझना क्या है, इसमें घन में सभी भुजा तो बराबर होते हैं, उसमें एक भुजा का मान, एक भुजा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो रूट ए दिया हुआ है। अब ये नीचे वाला जैसे ये है, इसका एक भुजा दे दिया है रूट ए, है ना। तो पहले समझिए कि ये, इसका विकर्ण ये वाला हमको निकालना है, इधर से ऐसे समझिए, ये वाला विकर्ण हमको निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये विकर्ण पहले निकलेगा, अब तब फिर जाकर के यहां से देखिए, यहां से ये वाला, ये कलर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये कलर गड़बड़ लग रहा है, ये वाला देखते हैं, हाँ ये ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये पहले हमको ये वाला निकालना है, माने विकर्ण, ये विकर्ण किसका है, ये वाला आधार है ना, आधार का पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसा लग रहा है आपको, वर्ग जैसा, तो जो एक भुजा दिया हुआ है उसमें हम पहले क्या करेंगे, ये आधार का विकर्ण निकाल लेंगे। अब फिर उसके बाद ये वाला विकर्ण जब निकालेंगे ये, तब उसमें क्या होगा पता है, ये आधार हो जाएगा, जैसे यहाँ जो फिगर बना हुआ देखिए यहाँ वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये वाला आधार, और ये विकर्ण निकालना होगा। तो ये जो आधार होगा वो कैसे निकलेगा, इस वर्ग का विकर्ण निकालने से होगा ना, ये नीचे वाला आधार का विकर्ण निकालने से होगा, ठीक है। हम टाइप कर मैंने लिख रहे थे, थोड़ा माइक बंद हो गया मैंने बीच में, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए एक भुजा यहाँ पर क्या, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एक भुजा कौन सा निकला हमको, दिया हुआ है रूट 2a, आधार जो होगा वर्ग जैसा होगा, उसका विकर्ण कैसे निकलेगा, तो उसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट 2 इंटू भुजा, तो भुजा के जगह पर हम रूट ए लिख देंगे, तो उससे निकल गया क्या, अंडर रूट 2a, ऐसा निकला। ये एक तरह से हम ये जो चित्र बना दिए, ये वाला, ये एक प्रकार से देखिए ये हो गया माने BC, माने आधार का। अब ये समकोण त्रिभुज जैसा हो गया, ये वाला देखिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया बताइए, तो उसमें हो गया ABC, ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें BC जो हुआ आधार हुआ, और AB लंब हो गया, AB हो गया लंब और BC हो गया आधार, तो हम उसमें AC कर्ण के रूप में निकाल लेंगे, AC कर्ण के रूप में निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब के जगह पर एक तरह से रूट ए लिखेंगे हम, रूट ए का स्क्वायर, और BC के जगह पर लिखेंगे क्या, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, और इसको जब रूट हटेगा, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो इसका हो गया, आप दोनों को जोड़ देंगे तो 3a रूट में हो गया, ठीक है। किसका बराबर निकला, D बराबर। अभी कौन सा इसमें आया सही, तो ये वाला सही आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 6, 6, 7, x, 8, y और 16 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। औसत कैसे निकलता है, सबको जोड़ करके
जो आता है और उसमें जितनी संख्या माने सबको जोड़ना है और उसमें जितना राशि यहाँ पर है या टर्म है उससे डिवाइड करना है। तो औसत कैसे निकलता है? 6 + 7 + x + 8 + y है ना, 8 + y अब प्लस कितना 16 और सबको जोड़ेंगे तो उसके बदले में क्या निकल कितना बटे करेंगे 6 ठो है 6 से डिवाइड करेंगे बराबर हो जाएगा 9। तो हमको पूछ रहा है कि इसमें कैसा इस सब में से कैसा आने वाला है। तो पहले इसको सिर्फ सिंपली अब आगे बढ़ा देते हैं कैलकुलेशन को। तो देखिए x और y को एक साथ कर लिए x + y अब प्लस 7 और 6 जोड़ देते हैं 8 7 15 6 21 और 16 है ना, 21 और 16 कितना हो जाएगा 6 1 7 और 2 1 3 37 हो गया है ना। अब बराबर 9 इंटू कितना 6, ये वाला जो 6 है उधर जाके गुना हो गया। तो बताइए x + y बराबर कितना हुआ 9 × 6 है कितना 54 ना, गुना होना देख लीजिएगा। ये वाला 37 आकर के इसमें माइनस हो गया तो 54 में 37 को जो माइनस करके आएगा वही इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा मिला के कौन सा होगा। तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 4 में से 1 17 देखिए आता है क्या इसमें, हाँ ये वाला आया हुआ है x + y बराबर क्या 17, ये आंसर हो गया। ठीक है क्लियर है, माने x + y बराबर 17 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ठीक है नेक्स्ट अब दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया। इसमें बोलता है कि वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष का साधारण ब्याज मतलब ब्याज, सरल ब्याज बोला मतलब साधारण ब्याज होने से मूलधन का परिमाण कितना है ये भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8%, ब्याज दर से किसी मूलधन का किसी मूलधन नहीं पता हमको, ये काउंट करना हमको, समय दिया हुआ n वर्ष और फिर SI मैंने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हमको ये, तो मूलधन निकालना। अच्छा फॉर्मूला पता है, हम पिछले एक वीडियो मैंने इसे पिछले एक क्वेश्चन में लिखे थे SI बराबर PRT/100 ऐसा लिखे थे, उससे P निकल जाएगा क्या SI × 100/RT ऐसा निकल जाएगा। तो P मतलब मूलधन, अब डायरेक्ट इसका मतलब मूलधन निकालिए P बराबर SI का मान है कितना PNR बाई PNR/25 है। SI की जगह पर I × 100 करेंगे, अब इंटायर बटे RT, R का मान तो R ही लिखाएगा और T का मान यहाँ पर N लिखाएगा है ना। तो देखिए ये वाला कट जाएगा 4 बार में और R और N यहाँ से दोनों कट जाएगा, इसका मतलब हो गया 4P। तो P यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए मूलधन, क्योंकि P दोनों तरफ लिखा हुआ रहेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो मूलधन हमको निकालना है ना, मूलधन कितना हो जाएगा बोला, मूलधन बराबर होगा 4P, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4P। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि a - 2x² + 3x + 5 = 0 समीकरण में a का मान क्या लेना है। देखिए यहाँ पर खाली जगह है, x का मान क्या होगा कि द्विघात समीकरण ये रहेगा ही। अच्छा द्विघात समीकरण पहले समझ लेते हैं एक बार। द्विघात समीकरण जो है उसका जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, ये होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब हुआ कि इसी रूप में कोई भी द्विघात समीकरण होगा, मतलब इसमें x² में कुछ गुना रहेगा, जैसे a है, फिर x में कुछ गुना रहेगा और फिर बिना x वाला होगा माने अचर होगा। तो ये 3 टर्म के रूप में यहाँ पर रहता है द्विघात समीकरण। अब सुनिए द्विघात समीकरण का बेसिक बात यही है कि जिसमें चर के ऊपर पावर 2 अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर 2 होना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण रहेगा। अगर ये वाला कैंसिल हो जाए तब ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ a - 2x² + 3x + 5 = 0, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा कब, तो ये तब द्विघात समीकरण नहीं रहेगा जब ये वाला खत्म हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है अब ये शून्य होने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो x है चल, इसमें से a का मान क्या होने शून्य होगा
तो बताइए a माइनस टू अगर शून्य होगा तो इसको गुना करके हम शून्य पूरा कर लेंगे इसको। इसका मतलब यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए, द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें a माइनस टू बराबर 0 होना चाहिए। अब इससे 2 इधर ले जाइए, a बराबर 2 होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे देता है, वीडियो में समझाते समझाते लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एबीसीडी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज, फिर एक वृत्तस्थ चतुर्भुज का क्वेश्चन पहले भी था, अभी और आ गया। वृत्तस्थ चतुर्भुज है और वो समांतर चतुर्भुज है। एक बात पहले बता दें, ये यहाँ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। सिंपल है कि कोई भी वृत्तस्थ चतुर्भुज अगर समांतर है तो वो हमेशा आयत होता है, बस ये लाइन ही होगा। समांतर समांतर वृत्तस्थ है ना, वृत्तस्थ चतुर्भुज है। अगर समांतर वृत्तस्थ चतुर्भुज है, वृत्तस्थ चतुर्भुज जो समांतर है, वृत्त में स्थित चतुर्भुज अगर कोई समांतर है तो वो हमेशा क्या होगा, आयत होगा। ये बस सिंपल बात याद रखना है। इसका मतलब यदि ये मान लो कि एबीसीडी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है तो इसमें प्रत्येक कोण इसका अपने आप कितना हो जाएगा, ये अगर वृत्तस्थ समांतर चतुर्भुज है तो ये प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा अपने आप, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कोण ए बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए लिखा है कि tan कितना 35 डिग्री ना इंटू tan 55 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। सब दोनों का मिलाकर के मान कितना हो रहा है, साइन ए हो रहा है, ए। अब इसमें ए का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा देखिए पहले ये समझिए, tan 35 जो है इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अगर करते हैं तो 35 होता है। 90 में से 55 माइनस करके देखिए तो कितना होगा, 5 8 में से 3 35 डिग्री। तो 35 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55 इंटू ये tan 55 डिग्री, ये रह गया। अब बराबर कितना है, साइन ए है। बताइए इसका वैल्यू जो है ये वाला tan 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ कि सॉरी, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कितना होता है, कॉट थीटा। तो कॉट 55 डिग्री हो जाएगा ये। इधर पहले से tan 55 तो था, तो दोनों का सेम एंगल हो गया ना। सेम एंगल होने से एक फॉर्मूला ऐसे है ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसको मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन ए बराबर 1। अच्छा 1 साइन ए का कितना डिग्री के लिए होता है, तो साइन ए का 1 होता है साइन 90 डिग्री के लिए। कितना होता है, इसका मतलब कंपेयर करिए, साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि कैंसिल आउट मतलब काटना नहीं है, लेकिन इसको कंपेयर करके समझिए कि साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री है तो ए का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आंसर हो गया। ठीक है, तो सर्वनिम्न अधिकतम मान जो होगा इसका कितना, 90 डिग्री होगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सिरा कटा होने से पेंसिल का आकार, ये तो बहुत छोटा माने इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चा लोग का जैसा, कि एक पेंसिल है और उसका एक सिरा कटा हुआ है, तो बताइए उसमें कैसा हो जाता है। तो आगे में इस तरह से कटा होने का मतलब ऐसे, इस तरह से छिला होना, यहाँ कटा होने से मतलब छिला होना एक तरह से हो गया। तो ये हो गया, इधर वाला आकार जो है वो बेलन है, ये हो गया क्या, बेलन है ना। और ये वाला जो आकार हो गया वो क्या हो गया, शंकु हो गया। ये वाला आकार क्या हो गया, शंकु हो गया। अब बेलन एक भाग और दूसरा भाग क्या होगा, तो यहाँ शंकु हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है, केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी में 3 होता है। एक होता है माध्य, माध्य मतलब मीन, फिर होता है मध्यक मतलब मीडियन, फिर होता है बहुलक, बहुलक मतलब मोड। बस इसमें से एक का नाम यहां भर दिया है, बाकी 2 का नाम अपने अपने से भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक्स वाई जो है कितना है,
एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक बार देखना पड़ेगा बढ़िया से ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये ना, ठीक है। नहीं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन। हम देखिए एक्स वाई ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई एक्स है, पावर इस पर एक्स पर नहीं है, एक्स वाई क्यू सिर्फ है, ठीक है, एक्स वाई क्यू एक गुणोत्तर श्रेणी में है। कैसा है, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में क्रमिक, इसको यहाँ गुणोत्तर नहीं लिखना होगा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको हटा दीजिए, ये वाला गुणोत्तर शब्द का प्रयोग नहीं करके किताब क्रमिक समानुपाती से लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, क्रमिक समानुपाती है ना। तो ये वाला सिर्फ पूछता है कि क्रमिक समानुपाती है, इस तरह से यहाँ तो लाइन लिखा गया है, क्रमिक समानुपाती है ना। ये क्वेश्चन हम लोग क्या चल रहे थे, ये क्वेश्चन चल रहे थे कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, गलती से प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये देखिए, सत्य और असत्य कथन को पहचानना है, सत्य और असत्य, हाँ, सत्य और असत्य जो है ये हमको पहचानना है। इसमें निर्दिष्ट मूलधन की ब्याज दर समान होने से 2 वर्ष का सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में अधिक है। माने इसका कहना है कि 2 वर्ष का जो सरल ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल तक दोनों समान रहता है। माने ये दोनों का एक वर्ष तक अगर बात करें हम, एक वर्ष तक तो दोनों समान रहेगा, और जैसे समय 2 साल हो जाएगा तो ये वाला बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब भी समय बढ़ते चला जाएगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होता है, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब ये जो बोला है कि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में अधिक होगा, तो ये गलत है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, वहां पर गलती से रिपीट हो गया था लिखने में। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यू क्रमिक समानुपाती है, ये सही है या गलत है। क्रमिक समानुपाती होने के लिए, जैसे इसको मान लीजिए हम ऐसे समझ लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। क्रमिक समानुपाती होने का मतलब हो गया कि ए बटे बी बराबर होना चाहिए बी बटे सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी। तो यहाँ पर b का स्क्वायर करिए पहले, b का मान कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर है, फिर स्क्वायर हो जाएगा एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4। ए सी अलग से निकालिए, ए का मान है एक्स स्क्वायर वाई और सी का मान है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, है ना, एक्स वाई क्यूब, इन है। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स गुना होकर के एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई पर पावर 3 है, तो इसका गुना होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए दोनों बराबर है, बी स्क्वायर बराबर ए सी जैसे होना चाहिए वैसे बराबर है, तो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है, नहीं है ना, तो काट देंगे, नहीं है तो ये भी हो गया असत्य, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि अर्धवृत्त की अपेक्षा छोटी अवधा में, अच्छा वृत्त जो होता है, वृत्त में तो वृत्त, ये पूरा वृत्त हम लिए हैं, लेकिन इसमें अगर केंद्र यहाँ पर है, तो अगर हम ऐसे अगर लाइन कर दें तो ये आधा वृत्त हो जाएगा, होगा ना। अब इस अर्धवृत्त की अपेक्षा, तो अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो कैसा कोण बनेगा पता है, इसमें अगर कोण लेंगे हम ऐसे, तो ये वाला ले लेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये जान लीजिए। अच्छा, अगर हम एक लाइन ऐसे खींचें तो ये वाला छोटी अवधा कहलाएगा। छोटी अवधा, अवधा का मतलब होता है जब ये हम कोई वृत्त में जीवा अगर खींचते हैं तो जीवा से 2 भाग में बंटता है, तो इधर बड़ा भाग हो गया तो ये बड़ी अवधा कहलाएगा, इधर वाला भाग बड़ा भाग हो गया है ना, तो ये बड़ी अवधा कहलाएगा, और ये वाला भाग छोटा भाग हो गया तो ये छोटी अवधा कहलाएगा। अब इस छोटी अवधा में अगर कोण बनाएंगे हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे कोण बनाएंगे।
तो ये वाला कोण क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो छोटी अवधा में जो कोण होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर है कि सरलतम मान 1 होगा इसका, सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 63 डिग्री, इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ऐसा हमको समझना है। अच्छा, सेक सिर्फ हम देखते हैं 27 का मान, 27 डिग्री, तो 27 का मतलब हम लिख सकते हैं 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे तो 27 आएगा, बोलिए। तो अभी अलग से मान इसको माइनस ही करके देख लीजिए कि 90 में 27 माइनस कीजिए, कितना 3 बचेगा यहाँ, इधर कितना 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6 ना, तो 63, मतलब कि 63 हम 27 के बदले लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63, है ना। तो इसको सेक 27 का मतलब होगा सेक 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और सेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हो जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉसेक 63 डिग्री आएगा। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 63 डिग्री, ये होगा कॉट स्क्वायर 63 डिग्री। अब ये बात हम लोग को पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये दोनों की जगह पर थीटा में यहाँ कितना आ गया, 63 डिग्री आ गया, इसका वैल्यू 1 आ सकता है और ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलक का अर्धव्यास 2 गुना करने से गोलक का आयतन प्रथम गोलक के आयतन का 2 गुना होगा। अच्छा, गोलक का अर्धव्यास अगर दुगुना करेंगे तो पहले ही समझिए गोलक का अर्धव्यास मान लीजिए r है, अगर एक गोलक का अर्धव्यास r है तो उसका आयतन कितना होगा, अर्धव्यास अगर r है तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई। तो अब यहाँ पर आयतन इतना होता है फॉर्मूला। अब इसके अर्धव्यास को अगर हम डबल कर दें, मतलब अर्धव्यास अगर 2r हो जाए तो फिर आयतन क्या होगा, आयतन देखिए तो क्या होगा, आयतन होगा 4/3 पाई, यहाँ जो r है उसके ऊपर लिखेंगे 2r का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 गुने 4/3 पाई r क्यूब बचेगा ना, 2 का पावर 3 किए तो 8 हो गया, 8 को बाहर निकाल लीजिए। इसका मतलब पहले वाला जो आयतन ये वाला है, देखिए इसका कितना हुआ, तो नया आयतन जो हुआ वो नया आयतन वो 8 गुना हो गया पहले के आयतन का, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि प्रथम आयतन के का 2 गुना होगा, तो ये सही नहीं है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अब कितना गुना होगा, ये गलत हो गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या है, ये है इसमें कि विभाजन का बहुलक हमको 3 होगा ऐसा पूछ रहा है, माने सत्य है या असत्य ये बताना है कि इसका विभाजन का बहुलक कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, बहुलक कैसे निकलता है, तो बहुत सिंपल, अगर ऐसा डाटा दिया हुआ डिस्क्रीट है, ये कौन सा डाटा है, ये डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा है, तो इसमें बहुलक निकालने का तरीका होता है कि जो सबसे हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा, जो यहाँ पर अंक दिया हुआ है उस अंक में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अधिक, सबसे ज्यादा है 8 की, इसका मतलब 4 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 है, 4 है, 7 और 5, सबसे ज्यादा क्या है, 7 है। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा वो 4 होगा, इसका बहुलक कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आज ऑब्जेक्टिव का ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 1 2 3, और अब अगले वीडियो में जो है 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का इतना ही, आप लोग रिवाइज करते रहिए और जितना मैथ में प्रैक्टिस करिएगा उतना मैथ को अच्छा कर पाइएगा। और मैथ यदि अच्छा होता है तो हमारे समझ से आप देखिएगा कि थोड़ा साइंस के सब्जेक्ट में भी मजबूती आती है
और सबसे ज्यादा होता है कि अगर अभी का बेस अगर आपका सही रहेगा तो आगे फ्यूचर में यदि आप जॉब के लिए प्रैक्टिस करते हैं या जैसे कोई एसएससी रेलवे कुछ भी करता है तो वहां पर जो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सारा कुछ 9-10 पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग को ना सिर्फ ये समझना है कि हमको बोर्ड पास करना है या बोर्ड मतलब जस्ट निकाल लेना है, बल्कि इसमें अच्छे नंबर लाएं और मैथ को ज्यादा पकड़ से करें, कंप्लीट करें, जिससे कि आने वाला जो फ्यूचर है